हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, तो ये सीरीज है अभ्यास सीरीज, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और अच्छे लेवल के एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस ला रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम को टारगेट कर पाओ और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओ। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गाइज आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये कहीं ना कहीं आपके वही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम में जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको अपने स्पेशल कोर्स के बारे में बता देता हूँ guys। ये एक ऐसा कोर्स है जो आप ना चाह के भी लेना चाहोगे। तो गाइज आपको बस क्या करना है, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको बस क्या करना है, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे के सारे कोर्सेज। इसमें आपको ईपीएफओ कोर्सेज दिखेंगे, इन पे क्लिक कीजिए एंड यू विल सी द कोर्सेज अवेलेबल टू यू। गाइज ये हमारा ईपीएफओ का मास्टर कोर्स है, ये स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, लेकिन जो कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है गाइज आपका ये वाला कोर्स। गाइज 2 डे डेमो कोर्स, ये 2 दिन का एक डेमो कोर्स है जिसमें आपको 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए पूरा मास्टर कोर्स, बिल्कुल कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको फ्री मिलता है। इसमें आप 2 दिन में जितनी चाहे आप कॉन्सेप्ट क्लासेस देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन्स देख सकते हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो फॉर ओनली 2 डेज। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस कोर्स को आप पहले एनरोल कीजिए। पहले हमारे कंटेंट की क्वालिटी देखिए, डिलीवरेबल्स देखिए और उसके बाद अपने आप डिसाइड कीजिए कि विच आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू वांट टू अंडरटेक विद यू। सो ये है गाइज आपका 2 डे का मास्टर कोर्स एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप ये पहले देख चुके हैं तो फिर आप अपने स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स या मास्टर कोर्स को भी समझ सकते हैं, उनको भी एनरोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है गाइज, कुछ भी पैसा नहीं लग रहे। तो आइए 2 दिन के लिए हमारा कोर्स को यूज़ कीजिए और फिर अपना ओपिनियन बनाइए कि आपको यहाँ पे हर वो कंपोनेंट की तैयारी मिल रही है और उस लेवल की मिल रही है या नहीं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है गाइस, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसमें या तो कुछ पार्ट मिसिंग होता है या उसमें कोई पार्ट बोल्ड करके दिया होता है और आपने उस बोल्ड वर्ड की रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है या फिर अपने चूज करना होता है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस वुड फिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको सेंटेंस को इंप्रूव करके करेक्ट करना होता है। तो इस पे हम 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और गाइज एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देके जाने वाला हूं जिसका आंसर आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज हर क्वेश्चन के लिए आपके पास रफली 30 सेकेंड्स होंगे और आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन्स अ सेंटेंस दैट इज आइदर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और स्टाइलिस्टिकली फ्लॉड। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इंप्रूव्स द सेंटेंस। तो क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें आपको एक पार्ट बोल्ड करके दिया हुआ है, उस बोल्ड पार्ट की हमें रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। तो चलिए गाइज पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, डिस्पाइट द कमेटी हैविंग मेट मल्टीपल टाइम्स एंड डिस्कस द ग्रीवेंसेस एट लेंथ, the resolution of the dispute still remain elusive. Yes guys, आपके ऑप्शंस हैं, the resolution of the dispute still remains elusive, the disputes resolution still remain elusive, the disputes resolution still remains elusive, या the resolution of the dispute still elusive remain। अब सबसे पहले गाइज इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक होती है एलिमिनेशन मेथड। गाइज एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो कॉन्टेक्चुअली या लॉजिकली या ग्रामेटिकली वहां पे एप्ट नहीं है। इससे क्या होगा, यू विल यू विल नैरो डाउन द चॉइसेस एंड दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू आंसर अ क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना था गाइज, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे एक जगह पे ऑप्शन में आपको रिमेन्स दिया हुआ है, यहाँ पे रिमेन दिया हुआ है, सी में रिमेन्स दिया हुआ है और इसमें भी रिमेन दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर वर्ब में प्रॉब्लम है तो पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है गाइस, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे रिमेन नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, रिमेन्स होना चाहिए था। तो रिमेन्स,
तो रिमेन्स वुड बी द राइट वर्ड। तो रिमेन्स वाले जो जो ऑप्शन है ना, पहले उनको एलिमिनेट कर दो शुरू में ही। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे अपने पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब यहाँ देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में, और फिर आपको अपनी स्मार्ट चॉइस को अप्लाई करना है। तो डिस्पाइट द कमेटी हैविंग मेट मल्टीपल टाइम्स एंड डिस्कस द ग्रीवेंसेस एट लेंथ, द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव, या द डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव। अब दोनों में रिमेन्स तो है लेकिन गाइज अब ये गलती दूसरी है कि डिस्प्यूट में हम अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते, नॉन लिविंग एंटिटीज में अपोस्ट्रॉफीज यूज नहीं की जाती। सो द डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन नहीं होगा, द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट चॉइस। तो ऐसे हमें एलिमिनेट करके और फिर हमें अपने सही ऑप्शन तक पहुंचना होता है, और विद द with the best of accuracy, with the the highest percentage of accuracy that we can achieve। तो ये एलिमिनेशन मेथड हमेशा याद रखना, दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। चलिए गाइस, अब मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करने, अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, नॉट ओनली डिड द रेगुलेटर फेल टू इम्पोज टाइमली सैंक्शंस but also it overlooked several red flags that were evident to independent observers। but also it overlooked several red flags and also guys देखो not only के साथ पेयर किसका बनता है हमेशा, but also का। तो याद रखना ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये तीन पेयर होते हैं गाइस, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये फिक्स्ड पेयर्स होते हैं, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकते। मतलब नीदर के साथ नॉर के अलावा और कुछ नहीं लग सकता, आइदर के साथ और के अलावा और कुछ नहीं लग सकता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के अलावा कुछ नहीं लग सकता। तो एंड ऑल्सो तो शुरू में ही एलिमिनेट हो गया, एंड ऑल्सो ऑप्शन डी में भी ऑप्शन एंड ऑल्सो है, ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट। अब बचे अपने पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यहाँ पे देखते हैं, नॉट ओनली डिड द रेगुलेटर फेल टू इम्पोज टाइमली सैंक्शंस but also it has overlooked, या but also overlooked several red flags। तो गाइस अब देखो सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा था, पास्ट में, नॉट ओनली डिड, राइट। तो जब ये पास्ट में है तो फिर नेक्स्ट जो क्लॉज है, पैरेललिज्म तो होना चाहिए। पैरेललिज्म तो होगा ही, जब दोनों स्टेटमेंट हैं तो दोनों पैरेलल चलेंगी, एक पास्ट में और एक प्रेजेंट में कैसे जाएगी। तो अगर पहली स्टेटमेंट पास्ट में थी तो ये प्रेजेंट में नहीं आ सकते, तो इट हैज़ ओवरलुक्ड यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। और यहाँ पे गलती क्या थी एक्चुअली में, ये जो इट था ना, ये सुपरफ्लुअस था यहाँ पर। नॉट ओनली डिड द रेगुलेटर फेल टू इम्पोज टाइमली सैंक्शंस बट इट ऑल्सो ओवरलुक्ड नहीं, बट ऑल्सो ओवरलुक्ड सेवरल फ्लैग्स। तो क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो यहाँ पे इट नहीं आना था, करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर सी। नॉट ओनली डिड द रेगुलेटर फेल टू इम्पोज टाइमली सैंक्शंस बट ऑल्सो ओवरलुक्ड several red flags that were evident to independent observers। So option C was your correct answer। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेंडेमिक हैज अंडरस्कोर्ड नॉट merely the fragility of healthcare systems but also how economic inequality exacerbates access to essential services। कि the pandemic has underscored not merely the fragility of healthcare systems but also how economic inequality exacerbates access to essential services। तो but also, but as well हो ही नहीं सकता, but how economic inequality exacerbates, but also the extent to which ठीक है, तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, बट ऑल्सो हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एग्जैसरबेटेड by access to essential services, by how, but also not merely the fragility but also, नहीं गाइज यहाँ पे देखो, अगर आपको ये चीज मालूम है कि नॉट ऑल्सो या नॉट मेयरली के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया जाता है वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरी तरफ भी यूज होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये रूल फॉलो होता है, जिसको हम बोलते हैं सिमिली रूल या सिंक रूल। ठीक है, सिंक रूल का मतलब क्या है या सिमिली रूल का मतलब क्या है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सिंक रूल या सिमिली रूल क्या बोलते हैं कि ये जो तीन पेयर्स होते हैं, आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें क्या रूल होता है कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच पहले कंजंक्शन के साथ आ रहा है वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरी कंजंक्शन के बाद आना चाहिए था। तो हमें देखना था कि नॉट मियरली के बाद क्या आ रहा है, द, बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए था, द।
वहीं से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन डी बचता है, इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये मैं आपको वैसे एक्सपर्टीज से बता रहा हूँ, बट बाकियों में गलती क्या है, बट ऑल्सो हाउ, अब यहाँ पे हाउ यूज हो रहा है, नॉट मियरली के बाद द यूज हो रहा है, तो ये सिंक में नहीं है। बट हाउ ऑल्सो ये वैसे ही कॉन्टेक्चुअली गलत है, बट हाउ ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो हाउ हो सकता था, तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बट ऑल्सो द एक्सटेंट टू विच। सो द पेंडेमिक हैज अंडरस्कोर्ड नॉट merely the fragility of healthcare systems, but also the extent to which economic inequality exacerbates access to essential services. So option D was your correct answer. चलिए गाइस, एंड में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। Question number 4, guys. The research findings, which were expected to revolutionize climate policy, was unfortunately misrepresented in public discourse. So the research findings, which were expected to revolutionize climate policy, was unfortunately misrepresented. Guys, subject findings हैं, फाइंडिंग्स के लिए सिंगुलर सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी, यही पहली गलती थी। यहाँ पे वॉज की जगह क्या होना चाहिए था, वर। पहले तो देख लो किस किस ऑप्शन में वर नहीं है। तो एक तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, हैड अनफॉर्चुनेटली बीन मिस, हैड बीन के साथ मिस रिप्रेजेंटेड होना चाहिए था, ये भी ग्रामेटिकली गलत हो गया, तो ऑप्शन बी एंड सी बचते हैं अपने पास। अब ये देख लो गाइस, वर अनफॉर्चुनेटली मिस रिप्रेजेंट, या वर अनफॉर्चुनेटली मिस रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक डिस्कोर्स। अब गाइस जब पैसिव सेंटेंस बोलते हैं तो वॉज के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द रिसर्च फाइंडिंग्स विच वर एक्सपेक्टेड टू रेवोल्यूशनाइज क्लाइमेट पॉलिसी were unfortunately misrepresented in public discourse. So option B was your correct answer here. Option B was the right choice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्दो द प्लान्स implementation encountered several logistical hurdles, yet the officials maintained a positive outlook throughout the process। कि हालांकि प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत लॉजिस्टिकल हर्डल्स आए, लेकिन ऑफिशियल्स का यही मानना है कि एक पॉजिटिव आउटलुक थ्रू आउट द प्रोसेस रखना, मतलब होना चाहिए था, मतलब था उनका। तो ऑल दो द, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन वाला सेंटेंस है, तो ऑल दो द प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन इनकाउंटर्ड सेवरल लॉजिस्टिकल हर्डल्स, येट द ऑफिशियल्स मेंटेन्ड। ऑल दो के साथ क्या यूज होता है गाइस, ऑल दो के साथ एंड यूज होता है, या फिर कंजंक्शन अगर आपको मालूम है तो ऑल दो के साथ सिर्फ एक ही पेयर यूज हो सकता है, या तो येट या फिर कॉमा। तो या तो यहाँ पे येट होना चाहिए था या कॉमा कोई एक होना चाहिए था, यहाँ उसने दोनों दे दिए हैं, ये गलत होता है गाइस, याद रखना। दो एंड ऑल दो के साथ एंड इवन, सॉरी हाँ, दो ऑल दो एंड इवन दो, इन तीनों के साथ या तो सिर्फ कॉमा यूज होता है या फिर सिर्फ येट यूज होता है। सो दो, मैं लिख भी देता हूँ, दो, ऑल दो एंड इवन दो, ये तीन वर्ड्स, ये तीन कंजंक्शन याद रखना। अगर इनसे कभी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इनका पेयर, मतलब आगे इनके चल के या तो सिर्फ आपको एक कॉमा मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, येट। दोनों नहीं मिल सकते, या येट के अलावा और कोई कंजंक्शन नहीं आ सकता। तो एंड तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। द ऑफिशियल्स हैड येट मेंटेन्ड, वैसे ग्रामेटिकल गलत है। अब ऑप्शन सी एंड डी बचते थे, तो क्या बनता है देखना गाइस। ऑल्दो द प्लान्स इंप्लीमेंटेशन इनकाउंटर्ड सेवरल लॉजिस्टिकल हर्डल्स, येट डिड द ऑफिशियल्स मेंटेन, या द कॉमा द ऑफिशियल्स मेंटेन्ड, तो यहाँ पे येट नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा रहेगा। ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर। ऑल्दो द प्लान्स इंप्लीमेंटेशन इनकाउंटर्ड सेवरल लॉजिस्टिकल हर्डल्स, कॉमा द ऑफिशियल्स मेंटेन्ड अ पॉजिटिव आउटलुक थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे कॉमा के साथ कंजंक्शन यूज नहीं हो सकता, या तो कॉमा यूज होगा या फिर येट यूज होता। अब येट के साथ एक ही ऑप्शन था सी, बट येट के बाद डिड यूज करना गलत था वहां पर, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हैड द अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड विद अर्जेंसी, मच ऑफ द इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड। तो हैड द अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड विद अर्जेंसी, कि अगर अथॉरिटीज ने अर्जेंसी के साथ रिस्पॉन्ड किया होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड। नाउ मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव अवर्टेड, मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज कुड हैव अवर्टेड, या मच इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज विल हैव बीन तो आ ही नहीं सकता, कुड हैव बीन
कुड हैव अवर्टेड भी गलत है, कुड हैव बीन अवर्टेड होता तो बोल सकते थे। ये पैसिव सेंटेंस है गाइस, तो यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन ए ही ठीक बनता है। हैड द अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड विद अर्जेंसी मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन अवर्टेड। तो यहाँ पे मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज वुड हैव बीन averted is the right answer. So had the authorities responded with urgency, much of the infrastructural damage would have been averted. Clear है? चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द मिनिस्टर along with several senior advisors have been summoned to testify before the ethics committee next week. द मिनिस्टर along with, तो मतलब इसका मतलब 1+1 नहीं हो रहा, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पे, मिनिस्टर, मिनिस्टर इज सिंगुलर, तो मिनिस्टर के लिए हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए, पहली गलती तो यही थी। तो ये देखो किस किस ऑप्शन में हैव है, हैव नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, हैज ही आ सकता है। अब हैज बीइंग समड या हैज बीन समड, हैज के साथ बीइंग यूज नहीं होता गाइस, ठीक है, क्या होगा, हैज बीन समन्ड। तो द मिनिस्टर along with several senior advisors has been summoned to testify before the ethics committee next week। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ कौन था गाइस, मिनिस्टर। क्या सर सीनियर एडवाइजर्स ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, ठीक है। दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। अगर यहाँ पे एंड होता ना अलॉन्ग विद की जगह, तब हम बोलते हैव कि द मिनिस्टर एंड सेवरल सीनियर एडवाइजर्स, फिर आता हैव बीन समन्ड। लेकिन अगर यहाँ एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन है तो याद रखना यहाँ पे एंड, यहाँ पे सेकंड नाउन को सब्जेक्ट नहीं समझा जाता, सिर्फ फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होती है। और फर्स्ट नाउन मिनिस्टर था सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। Next question guys, question number 8. While the study offers a comprehensive analysis of the data, its conclusions however remain speculative and unsubstantiated. So while the study offers a comprehensive analysis of the data, while the study offers a comprehensive analysis of the data, its conclusions however remain speculative. So its conclusions however remain speculative, its conclusions remain however speculative doesn't make sense. Its however conclusions, no. However its conclusions remain speculative, yes. अब इन दोनों में देखना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो comma, while the study offers a comprehensive analysis of the data, its conclusions however remain speculative, या however its conclusions remain speculative and unsubstantiated। however पहले और however बीच में, तो comma के बाद however its conclusions remain speculative, ठीक है, its conclusions however remain speculative। नहीं गैस देखो, कंजंक्शन जब भी यूज करते हैं हम बीच में यूज करते हैं, अगर कॉमा डाल भी रहे हैं तो दोबारा नहीं ऐड करते, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाउएवर को हम पहले यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए एज अ कंजंक्शन। सो व्हाइल द स्टडी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेटा, its however its conclusions remain speculative and unsubstantiated. So yes, option D is your correct answer. So however बीच में रह गया। Next question guys, in the event that a legislation is passed, industries will be mandated to disclose emissions data more transparently। Okay, in the event, this is also a conditional sentence, in the event that the legislation is passed, कि अगर legislation pass हो गया तो इंडस्ट्रीज को मजबूरी से मतलब मैंडेट किया जाएगा कि अपने एमिशन डेटा को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करे वो। तो इंडस्ट्रीज विल हैव टू डिस्क्लोज, would have disclosed doesn't make any sense, would be mandated for disclosing for the emissions data, would be mandated is past, would be नहीं, would be नहीं आ सकता, आर मैंडेटेड, इंडस्ट्रीज आर मैंडेटेड नहीं गाइस, एक ही ऑप्शन बचता है गाइस। अगर आपको जो कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल पता है तो उसमें रूल क्या कहता है, अगर आपका कंडीशनल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो जो आपका मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है। तो विल बी मैंडेटेड नहीं, विल हैव टू डिस्क्लोज। So, in the event the legislation is passed, industries will have to disclose emissions data more transparently। तो will be mandated नहीं, will have to disclose, ठीक है। तो will be mandated भी गलत है क्योंकि हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के रूल होते हैं कि इसको हमें फिक्स ऐसे ही यूज करना होता है। इन द इवेंट दैट लेजिस्लेशन इज पास्ड, इंडस्ट्रीज विल हैव टू डिस्क्लोज, ठीक है, more transparently। So option A was your correct answer। And last question guys, neither the director nor his subordinates
was willing to admit responsibility for the oversight that resulted in regulatory penalties. अब neither nor में क्या रूल होता है guys? अब देखो, neither the director nor his subordinates. तो इस सिचुएशन में जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है ना, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो सबॉर्डिनेट्स के लिए वॉज आना चाहिए था या वर आना चाहिए था? पहले तो यही गलती होगी। तो देखो किस किस ऑप्शन में वॉज मतलब वर नहीं है, वॉज गलत, वॉज गलत, वॉज गलत, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लो सीधा आंसर मिल गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो नीदर द डायरेक्टर नॉर हिज सबॉर्डिनेट्स वर विलिंग टू एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरसाइट दैट रिजल्टेड इन रेगुलेटरी पेनल्टीज। तो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर। वॉज की जगह क्या आएगा यहाँ पे? वर विलिंग टू एडमिट। सो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस कि कैसे हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं और इनको कैसे एग्जाम में टैकल करना होता है यूजिंग योर concepts and understanding of the fundamentals of the grammatical section. तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर preparation and in your journey ahead. बट जाने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देके जा रहा हूँ गाइस। क्वेश्चन है, द रिफॉर्म्स वाइल एम्बिशियस इन इंटेंट लैक्स द इंस्टीट्यूशनल बैकिंग रिक्वायर्ड फॉर मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो बताओ गाइस, पढ़ के यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है उसकी सही रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? आपको मुझे करेक्ट आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप बताना चाहो और शेयर करना चाहो तो आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो कि टोटल 10 में से आपके कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड व्हाट आर द सेक्शंस दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। तो ये था गाइज आपका आज का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास सीरीज का। जाने से पहले गाइज फिर से मैं आपको बता देता हूँ हमारे फ्री कोर्स के बारे में। गाइज हमारा एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है उसको हम 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में आपको ऑफर कर रहे हैं एज डेमो। ठीक है, तो आप उसको 2 दिन के लिए एनरोल कीजिए और उससे आपको समझ आएगा कि आप को क्या लेवल की क्वालिटी और क्या लेवल का कंटेंट आपको मिलता है इस कोर्स के अंदर। तो आपको वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, लेकिन आपको बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। आपने बस क्या करना है, आपने अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करोगे आप लैंडिंग पेज पे आ जाओगे और यहाँ दिखेंगे आपको ईपीएफओ के कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए एंड नीचे आइए, ये रहा गाइज आपका मास्टर कोर्स जिसका 2 डे का डेमो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस पे आप इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। 2 दिन के लिए जितना मर्जी चाहे आप इसको देख सकते हो एंड यू विल गेट टू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी ऑफर यू। इसका पर्पस टू बेसिकली शोकेस द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव over our content and over the the delivery of what we are offering you in this. So come guys, you can download the brochure, you can look at the classes and you can enroll in this course and get benefited from it. तो चलिए गाइस जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस साल आपने देख लिया है एग्जाम्स मुश्किल आ रहे हैं और डिफिकल्टी हर साल अब बढ़ती जाने वाली है। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. Thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again and happy learning to all of you. अगले हफ्ते मिलते हैं with another practice session. Thank you, bye bye, take care.